भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है? तो एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है। सबसे पहले हमारा सभी संस्कृति का बेस वेदों से है। वेदों को समझने के लिए सबसे पहले जो शास्त्र थे उन्हें हम वेदांग कहते हैं। ओके। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष हैं। अब वहां से लेकर अत्याधुनिक काल में, मॉडर्न एरा में, जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स है, रॉकेटरी ले लो, स्पेस टेक्नोलॉजी ले लो, या माइक्रोबायोलॉजी ले लो, क्रोनोबायोलॉजी ले लो, सभी सब्जेक्ट्स में द बेस लाइन ऑलवेज इज टाइम सेंस। और ये हमारे वेदों के ऋषियों ने समझा, इसलिए मूल शास्त्रों में सभी शास्त्र, विद्या और कला, उनका आधार भारतीय काल गणना ही है। ओह माय गॉड। इसको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले शास्त्र क्या बताया मैंने? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष। जी। ज्योतिष तो गणित है, इस काल का है। फॉर एग्जाम्पल हम व्याकरण लेते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण है शब्दों की रचना, अर्थपूर्ण वाक्य निर्मिति। राइट। हाँ, अब इसमें अक्षरों की रचना, अक्षरों के जोड़ से शब्द बनते हैं, संधि विग्रह बनते हैं। अब इसमें जो अक्षर यूज होता है वो लघु है या गुरु है या प्लुत है, ये व्याकरण बताता है। लघु गुरु का स्केल क्या है? अरे मुझे तो कुछ ही नहीं आता। कम समय में जो उच्चारण हो उसे लघु अक्षर कहा जाता है, और वो ज्यादा समय लगे उस अक्षर उच्चारण को तो उसे गुरु अक्षर कहा जाता है। Okay. यानी बेस इज समय, कितने काल तक उच्चारण हुआ, कितने क्षणों तक उच्चारण हुआ, दिस इज अमेजिंग। ये व्याकरण में हुआ। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देता हूं, यानी मैं भारतीय शास्त्र, विद्या और कला, इन सभी का एक एक उदाहरण देता हूं। जैसे व्याकरण का हुआ, योग शास्त्र ले लीजिए। योग शास्त्र में जैसे टाइम सेंस, जो शुरू में बोल रहा था मैं, जैसे अभी ये घटी, पल, विपल, प्रतिविपल, काष्ठा, मात्रा वगैरह, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। वैसे ही योग शास्त्र में प्राण नाम से एक यूनिट आता है, काल का यूनिट है प्राण। या अब आज के प्राण तो सुना है, पर वो काल का यूनिट है। हाँ, काल के यूनिट के रूप में भी प्राण को समझा जाता है। ओके। उसका लगभग आज के कंपैरिजन में अगर कंपैरेटिवली बताया जाए, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। 1 मिनट में 6 बार प्राण होता है, 6 आवर्तन होते हैं। समझ गई जी। लगभग। और अलग अलग मत से उसमें कुछ मतांतर भी है, लेकिन प्राण एक यूनिट है। आज के किसी भी योग गुरु XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत दुनिया भर में लोगों को अच्छी तरह अवेयर कर रहे हैं योगिक नॉलेज सिस्टम्स। लेकिन उन पर भी लिमिटेशन क्या आता है कि अगर वो प्राणों के टर्म्स में लोगों को बताए, यानी प्राणायाम ही ले लो। अब प्राणायाम, इस शब्द में प्राण का अर्थ अलग है और प्राण यूनिट शब्द अलग है। ओके। यहाँ प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास गति को आयामित करना। गति आई यानी टाइम रेफरेंस आया, करेक्ट। और उसका रेफरेंस भी प्राण के यूनिट्स में होता है। लेकिन आज के लोग सिर्फ आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, इसी में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। अब समझो कोई XYZ, कोई भी श्री जी हो, सदगुरु जी हो, या स्वामी रामदेव जी हो, वो अगर आपके सामने बैठकर ये बताएं कि आपने जो पूरक लिया है वो 6 प्राणों तक टिकना चाहिए, किसी को क्या समझेगा? उनको पता है, वो गुरु जी है, उनको पता है। लेकिन सामने वाले सुनने वालों को प्राण यूनिट ही पता नहीं है। उनको जब तक
आवर्स मिनट सेकंड्स की भाषा में नहीं बताया जाएगा तब तक समझेंगे नहीं। तो ये लिमिटेशन योग शास्त्र में भी आता है। अभी तीसरा उदाहरण देता हूँ कला क्षेत्र का। भारतीय संगीत, योग जितना प्रचलित है विश्व भर में, प्रचलित उतना ही भारतीय संगीत है, बिल्कुल। और उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उससे भावनाएं जुड़ी होती है। तो भारतीय संगीत में तीन चीजों को मिलाकर संगीत क्रिया कहा जाता है। वो है गायन, वादन और नर्तन। नृत्य, गायन और वादन, इन तीनों को मिलकर संगीत क्रिया कहा जाता है। इस संगीत क्रिया में व्यतीत होने वाले, मैं शास्त्रीय संगीत में आने वाली डेफिनेशन बता रहा हूं, व्याख्या। संगीत क्रिया में व्यतीत होने वाले काल को गिनने का साधन है ताल। वाह। ये शास्त्रीय संगीत में ताल की आने वाली डेफिनेशन है। यानी हम जो मात्राएं कहते हैं, धा धिन धिन धा, ये मात्रा इस संगीत क्रिया में कितना काल व्यय हुआ है, इसको गिनने का साधन है। ओके। इसमें दो बातें आती हैं कि जनरली सभी को पता होता है कि 7 स्वरों की अलग अलग कॉम्बिनेशंस को से संगीत बनता है, यानी स्वर 7 होते हैं, सभी को पता। थोड़ा बहुत जानकार रहता है उसको पता होता है 7 नहीं 12 स्वर होते हैं, कोमल और तीव्र पकड़कर। अच्छा। लेकिन जो रसिक होता है उसको पता होता है नहीं नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ होता है। तो वो क्या होता है, उसे कहा जाता है श्रुति ग्राम मूर्छना। अच्छा। श्रुति यानी क्या है, समझ में आए इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूं कि कोई स्वर निकलता है, समझो इस यहाँ कोई आवाज निकाली, राइट। सा, ये गायन है। करेक्ट। तो ये सा का जो नाद है, ध्वनि जो एक्सटेंडेड है, वो जिस बिंदु पर जाकर लय हो जाता है, पूर्णतः विलय हो जाता है उस ध्वनि लहरी का, उस बिंदु को श्रुति कहा जाता है। अच्छा। अब समझो मैं गायन कर रहा हूं, गायन क्रिया कर रहा हूं, गायन में अब ये श्रुति गायन क्रिया के साथ ताल होता है, तो ताल की कौन सी मात्रा पर कौन सी श्रुति का संगम हुआ है, इस बात पर यह निर्भर करता है कि उस क्रिया से कौन सी रस निष्पत्ति होगी, 9 रसों में से कौन सा रस निष्पन्न होगा। अब जो रस निर्माण होता है वो संगीत क्रिया से, उसको सुनने के बाद सामने वाला श्रोता भाव और विचार से उसको जो रिएक्ट करता है, मन और बुद्धि से जो रिएक्ट करता है, वो हुआ भाव विचार। रस निष्पत्ति, भाव निष्पत्ति, ये रस निष्पत्ति और भाव निष्पत्ति, यहां से हमारा पूरा नाट्य शास्त्र शुरू होता है। ठीक है। हाँ, तो अब मात्रा यानी धा धिन धिन धा, ये एक मात्रा हुई, इसमें जाने वाला समय जो है एक मात्रा होता है। अच्छा। ओके, ठीक है। ये संगीत का ऐसे अलग अलग हर एक विषय में इसका रेफरेंस क्या है वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं हर एक फील्ड का मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ काल के रेफरेंस से उस विषय के कुछ कोर पॉइंट्स मालूम है। जैसे अभी मैंने संगीत का एग्जांपल बताया, तो ऐसे सारे पॉइंट्स आजकल क्या होता है कि जब मैं पंचांग, राशि, नक्षत्र वगैरह ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं, तो आज का समझने वाला कॉमन मैन समझेगा सिर्फ 3 दिशाओं में हमारी बुद्धि काम करने लगती है कि सबसे पहले तो मुहूर्त शास्त्र होता है कि मेरे घर में होने वाला लक्ष्मी पूजन मैं कितने बजे करूं, करेक्ट, यही रेफरेंस होता है। दूसरा फल ज्योतिष, यानी
मेरा घर कब होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, धंधा चलेगा नहीं चलेगा वगैरह। तीसरा रेफरेंस होता है इतिहास संशोधन, यानी शिवाजी महाराज कब हुए, राणा प्रताप कब हुए, राम कब हुए, कृष्ण कब हुए वगैरह। लेकिन भारतीय कालगणना सिर्फ इन 3 विषयों तक सीमित नहीं। राइट। उसका रेफरेंस, अगर हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करना है तो सबसे पहला काम हमें करना होगा वो भारतीय काल गणना को समझना होगा। और काल गणना ये उसका फेस है सिर्फ। अब ये बातें आसानी से समझ में आए। हमारे पुराने ज़माने में तो हम इजीली, जैसे आपको बताया कि किसी न किसी मुहूर्त की वजह से या फलक ज्योतिष की वजह से या इतिहास संशोधन की वजह से हर कोई ट्यून रहता था। राइट। और छोटे से छोटे गांव का किसान भी कौन से नक्षत्र में आज चंद्रमा है इस पर अंदाज लगा लेता था कि बारिश कब होगी वगैरह वगैरह। लेकिन आज वो कनेक्शन नहीं रहा है, करेक्ट। तो वो कनेक्शन आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने ये घड़ी बनाई है कालायन। इसके सबसे बाहरी सर्कल में राशि नक्षत्र दिखाए गए हैं, ओके। नक्षत्र चरणों के साथ दिखाए गए हैं। राशियां भी सायन और निरयन दोनों तरह की बताई गई है। ओके सायन निरयन, अब जो सुनने वालों में से जिनको पता है वो समझ लेंगे जी। सायन निरयन राशि क्या है। उसके अंदर जो देवनागरी आंकड़े हैं सबसे बड़े वाले वो घटिकाओं के हैं। अच्छा। उसके अंदर इंग्लिश में जो आंकड़े हैं वो आवर्स के हैं। ओके। ये हमारी घड़ी जो है वो इस पॉइंट से शुरू होती है, ठीक है 00। ठीक है 24 आवर्स का लेआउट है। बाहर का राशि नक्षत्र मंडल जो है उसको एट एक्चुअल स्पीड दिया गया है, ओके। यानी घड़ी देखते, और राशि नक्षत्र मंडल में 9 के 9 ग्रह ब्लिंक होंगे, यानी घड़ी देखते समय ही कहाँ पर कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, यह घड़ी देखते ही पता चलेगा। यानी वो जो पंचांगीय समझ हम भूल चुके हैं वो फिर से आए, ये मैं जरूरी समझता हूँ। Right. इसमें से थोड़े से सोशो साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, कल्चरो साइकोलॉजिकल ऐसे भी सबकॉन्शियस पे कुछ इफेक्ट होंगे, परिणाम होंगे।